तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को और लिटरल्स को। हम देखेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इनको इस्तेमाल करने के की क्या ख़ास वजह होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स है क्या और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं एक बैंक अकाउंट से कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं और कैशियर को कहते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट कर दें या फिर इतने विड्रा कर दें। आप अपने तो बैंक अकाउंट वाला पर्सन जो है, वो जो कैशियर है, वो आपसे कहता है कि अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताओ या फिर नाम बताओ जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि आपके पास ये स्पेसिफिक बैंक अकाउंट है। तो उसको हम अगर कोड में समझते हैं तो देखते हैं कि इंट लिखते हैं यहाँ पे। इंट एक डाटा टाइप है जो कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं डीपली। अब जो बैंक अकाउंट का नाम है जो कि आप कैशियर को बताओगे वो है ए। लेट्स सपोज कि वो वैल्यू है ए, यानी कि जो ए है, ए जो एक करैक्टर है जो कि यहाँ पे हमने लिया है एक अल्फ़ाबेट, वो आपके बैंक अकाउंट का नंबर है। इसके बाद हम लगाते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू को हम देखते हैं कि किसका क्या पर्पस है। इसके बाद हम लगाते हैं कि आपके पास 100 रुपये है और आपने वो बैंक में सेव करवाने हैं ए वाले नाम के बैंक अकाउंट के अंदर। हम यहाँ पर 100 लिखते हैं, 100। ठीक है, आपके पास 100 रुपये है और आप इक्वल टू का मतलब है कि आप दे रहे हैं उस पर्सन को उस अकाउंट के अंदर रखने के लिए। ठीक है, अब आपने 100 रुपया दिया कैशियर को कि इस अकाउंट वाले नाम के अंदर मेरा 100 रुपया रख दो। अब उस पर्सन ने अपने आपके अकाउंट के अंदर वो 100 रुपया रख दिया। अब जो ए है यहाँ पे, ये आपके बैंक अकाउंट का नाम है जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर 100 रुपया मौजूद है। यानी कि जब जब भी आप ए लिखोगे या फिर अपने बैंक अकाउंट का नाम लिखोगे तो तब ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर 100 रुपया पड़ा हुआ है या फिर जितने भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। अब आपने चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट। ये भी हमने पहले वीडियो के अंदर देख लिया हुआ है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस थी उसी के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर को कवर कर लिया था। उसके बाद हम लगाते हैं सिंटैक्स को कवर करने के लिए कंप्लीटली ये, और उसके बाद हम लगाते हैं ए। अब ए जो है ये आपके बैंक अकाउंट का नाम ही है जो कि हमने स्टार्टिंग पे रखा था यहाँ पर, और इसके अंदर हमने स्टोर किया था 100 को। ठीक है, अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पर आ चुका है 100, यानी कि जो ए है आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपके बैंक अकाउंट का जो नाम है ए, उसके अंदर 100 रुपया मौजूद है। अगर हम इसको कर देते हैं 100,000, 1000 रुपया कर देते हैं, तो इसको दोबारा रन करेंगे तो अब ये हो जाएगा 1000। यानी कि अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट हो चुका हुआ है, यानी कि अब 1000 रुपया आपने इस वाले नाम के बैंक अकाउंट के अंदर रख दिया हुआ है। अब इसी एक जो नाम है इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि आप इंट ए रख रहे हैं तो उसके अंदर जो ए है वो एक वेरिएबल है। अगर आप इंट बी रखते हैं तो भी ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब जो बैंक के अंदर दो अकाउंट हैं, एक ए नाम का अकाउंट है और एक बी नाम का अकाउंट है। एक ए नाम का अकाउंट पड़ा हुआ है और एक बी नाम का अकाउंट पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हजार हजार हमने रखा हुआ है ए के अंदर जो कि हमारे बैंक अकाउंट का नाम है, उसके अंदर जो लिटरल्स है वो क्या होता है। जो ए है वो तो एक वेरिएबल हो गया, यानी कि यहाँ पर हमने ए इक्वल टू वेरिएबल रख दिया। ठीक है, अब जो ए है वो वेरिएबल है इक्वल टू बैंक अकाउंट नेम। ठीक है, यानी कि जो ए है यहाँ पर वो एक वेरिएबल है और वो जो हमने एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल के मुताबिक वो हमारे बैंक अकाउंट का नाम है। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं लिटरल्स को। अब लिटरल्स क्या है, यहाँ पे लिटरल्स हैं ये वैल्यू, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लिटरल्स कहलाते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वेरिएबल की, यानी कि जो लिटरल्स हैं वो है हमारे पास 1000 रुपीज़। अब देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से और इसको हम कर देते हैं कॉमेंट। तो अब हम कांस्टेंट वाले टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हमने जो 1000 रुपया था वो इस बैंक अकाउंट के नाम के अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर हमने रख दिए थे। अब हम चाहते हैं कि हम
इसके अंदर से 1000 रुपया निकालें और 100 रुपया रख दें, यानी कि हमने इसके अंदर से -900 कर दिए। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे इसे और देखते हैं कि अब जो 1000 था वो निकल चुका है और 100 पीछे रह चुका है। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, सी प्लस प्लस के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बड़े, तो हम चाहते होंगे कि एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि स्टिल वो ही रहे, यानी कि हमारे पास जो अकाउंट के अंदर जो वैल्यू थी 1000, वो 1000 की 1000 ही रहे, वो बाद में 100 ना बने। यानी कि कहीं और जगह हमने अगर ए यूज कर लिया है गलती से, तो उसके अंदर हमने 100 रख दिया है, यानी कि गलती से हमने 100 रख दिया जो कि हमने 1000 रखना था, हमने गलती से 100 रख दिया है। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू चेंज ना हो बाद में, तो हम इसके साथ कॉन्स्ट लगा देंगे। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि अब ये वैल्यू परमानेंट यही रहेगी जो 1000 है। अब आप देखो कि जैसे मैंने कॉन्स्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक एरर आ गया। अब वो एरर कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड, यानी कि जो इंट ए है जो कि हमने पहले लिख चुका है, वो अब मॉडिफाई नहीं हो सकता, यानी कि हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते दोबारा। अब चाहे हम यहाँ पे 1000 भी रख देंगे फिर भी एरर रहेगा, क्योंकि वो कहता रहेगा कि दोबारा मॉडिफाई हो रही है, चाहे जिस तरह मर्जी ये मॉडिफाई हो रही है। अब हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और दोबारा रन करेंगे तो 1000 रहेगा। लेकिन अगर हम ये रख के दोबारा रन करते हैं तो वो 1000 ही, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, और रख भी हम एक ही बैंक अकाउंट के नाम के अंदर हैं, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो एरर दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो ऊपर हमने जो ए को इनिशियलाइज किया हुआ है, वो ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। हम इसे किसी भी तरह बाद में चेंज नहीं कर सकते। इस तरह जब हम किसी वैल्यू के साथ कॉन्स्ट लिख देते हैं तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स देखे हैं, यानी कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट और लिटरल्स, इन सभी को देखते हैं। जो वेरिएबल होता है वो एक नाम होता है किसी भी चीज़ का, जो लिटरल्स होते हैं वो वैल्यू होती है उस नाम की, यानी कि एक नाम है उसकी इतनी वैल्यू है या फिर उसके अंदर क्या रखना है हमने, वो होता है। और जो कांस्टेंट होता है वो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास उस नाम को कभी चेंज ना करना हो, यानी कि उसको हमने उस नेम को हमने चेंज ना करना हो, तो तब हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको किस किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो हमने इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पर वेरिएबल को, हम उसको किस किस तरह लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं पहले पॉइंट के अंदर। हमारे पास जो पहला पॉइंट होता है वो होता है डायरेक्ट इनिशियलाइज। मैं INI लिख देता हूँ। अब इन ए लिख के हम इक्वल टू करते हैं 10। अब ये होता है डायरेक्ट इनिशियलाइज, यानी कि हमने ए के अंदर डायरेक्टली हमने 10 को पास कर दिया, यानी कि जो 10 की वैल्यू है हमने उसी एक लाइन के अंदर ही ए को दे दी है। अब हम जब सी आउट करेंगे ए को, तो देखेंगे कि ए के अंदर डायरेक्टली वही वैल्यू जा चुकी है। अब जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है, अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है वो होता है कॉपी इनिशियलाइज, यानी कि अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को 10 रख दिया है और हम चाहते हैं कि ये दो ए की वैल्यू लिखी है 10, वो हमने किसी और जगह भी यूज़ करनी है। तो हम वहाँ पे इंट एक बी का वेरिएबल बनाते हैं, एक बी वेरिएबल बनाया हमने, उसके अंदर हमने ए की वैल्यू पास कर दी, यानी कि जो 10 था वो ए के अंदर स्टोर था, और अब जो 10 है, यानी कि जो a है वो इक्वल टू 10 है। जब हम a को कॉल करेंगे तो वो 10 देगा। इनडायरेक्टली यहाँ पर 10 ही पड़ा हुआ है, तो अब 10 जो है वो b की वैल्यू बन गई है। अगर हम पहले हम a को कॉल करेंगे तो 10 पास आउट होगा, लेकिन अगर हम दोबारा इस b को कॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोबारा ये 10 ही पास हुआ है, यानी कि a के अंदर भी 10 पड़ा हुआ है और b के अंदर भी 10 ही पड़ा हुआ है। ये देखिए कि a की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है 10 की, ये a की वैल्यू है यहाँ पे, और जो दूसरा 10 है वो b की वैल्यू है। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरा मेथड आता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का, वो होता है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म भी कहते हैं इसे, और ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे और लिख देते हैं करने के लिए आसानी होगी। ओके, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले तो डाटा टाइप लिखते हैं कि हम किस तरह का डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे लिख दिया हमने ए। अब ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेसिस। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं और ब्रैकेट्स भी कहते हैं, यानी कि इस कंडीशन को हम यूनिफॉर्म कहते हैं, वैसे जो ये ब्रैकेट्स हैं इनको तो ब्रैकेट्स से कहते हैं।
अब जो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो अपडेट्स आई हैं, सी प्लस प्लस की न्यू अपडेट आई है, ये सिर्फ़ इसी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पुराने सी प्लस प्लस के जो वर्जन्स थे उसके अंदर हम ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर हम इसको भी सी आउट करके देखेंगे, तो अभी सेम ही रिज़ल्ट आ रहा होगा, 10 ही इसके अंदर प्रिंट हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल के अंदर क्या काम नहीं करना होता। हमारे वेरिएबल के अंदर जो बेसिकली एक ही चीज़ है जो हमें नहीं करनी पड़ती, वो होता है डिफ़ॉल्ट वेरिएबल। यानी कि हमने एक वेरिएबल बना दिया है और बनाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने पुट नहीं की। ना हमने इनलाइन में की है, ना हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज़ की है, ना हमने कॉपी इनिशियलाइज़ की है जो कि ऊपर हमने देखी है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल बनाया है और उसके बाद हमने इसका सी आउट कर लिया। यानी कि हमने देखना चाह रहे हैं कि अब अगर हम कुछ भी वैल्यू इसके अंदर ना दें, तो इसके अंदर कौन-सी वैल्यू जाएगी, इसके अंदर वैल्यू कौन-सी स्टोर हो जाएगी। तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी कि हमारा जो सिस्टम है, वो कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देगा, कहीं से भी उठाकर किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर देगा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो सभी एग्जांपल्स ली थी वो हमने इंट की बेस पे ली थी। इंट का जो डाटा टाइप था हमने उसी को ही इस्तेमाल करते रहे। अब हम एक-एक जो एग्जांपल्स हैं वो दूसरी जो हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं उनकी ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं फ्लोट की। फ्लोट a इक्वल टू 10.1। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग की ले लेते हैं। स्ट्रिंग b इक्वल टू समथिंग, कुछ भी यार लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद करैक्टर की लेते हैं। करैक्टर c इक्वल टू a1, कुछ भी ले लो। एक सेकंड, हाँ ओके। इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी है बूलियन की। बूल d इक्वल टू ट्रू। अब हम बारी बारी सबको सी आउट करते हैं यहाँ पे। ए को पहले कर दिया, सी आउट कर दिया हमने बी को। इसके बाद हमने सी आउट कर दिया सी को। और इसके बाद हम सी आउट कर देंगे डी को। अब हम इसको जब आउटपुट देखेंगे तो फ्लोट की जो आउटपुट आएगी वो उसकी नंबर ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो फ्लोट की आएगी। अब बी के अंदर जो हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो कि हमने पहले भरी थी, ये स्ट्रिंग आउटपुट आ जाएगा। और उसके बाद जो सी है वो करैक्टर है, हमने करैक्टर का भी पढ़ा हुआ है, वो करैक्टर यहाँ पे सी के अंदर आउटपुट शो कर देगा। और जो डी है वो ट्रू है और वो डी के अंदर ट्रू की वैल्यू शो कर देगा। अब देखते हैं, और ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट शो हुआ था वो हुआ था ए का। उसके बाद हमारे पास शो हुआ बी का, यानी कि जो स्ट्रिंग थी हमारे पास। उसके बाद सी का शो हुआ और डी का वन शो हुआ, क्योंकि मैंने आपको जब हम डाटा टाइप पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू होता है वो इक्वल टू वन होता है और फॉल्स होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो चुके हुए हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं हम और थोड़ी सी एक चीज़ नई सीखते हैं, वो है एंड लाइन। यानी कि अगर हम ई एन डी एल, ये एंड लाइन होती है सी प्लस प्लस के अंदर, अब ये लिखते हैं तो ये अब जो आगे वाली वैल्यू होगी ये एक नई लाइन के ऊपर आ जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर भी एंड लाइन लिखते हैं तो अब ये वाली जो वैल्यू जब ख़त्म होगी तो एक न्यू लाइन आएगी, उसके अंदर अब ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम देखते हैं इसको रन करके तो देखिएगा, देखें अब पहली लाइन पर जब हमने लिखा एंड लाइन लिखा तो ए की वैल्यू अलग आ गई। उसके बाद एक लाइन आई, न्यू लाइन जनरेट हुई और उसके अंदर हमने बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू जब आई तो उसके बाद हमने दोबारा एंड लाइन लिखा तो आगे सी की वैल्यू आ गई। लेकिन सी के बाद हमने एंड लाइन नहीं लिखा तो इसीलिए डी की वैल्यू भी उसके साथ ही आ गई। तो अगर सी की वैल्यू भी न्यू लाइन, डी की वैल्यू भी न्यू लाइन पे जाए तो उसके बाद भी हमें एंड लाइन लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मेथड भी है सिंपल। हम ए लिख सकते हैं, उसके बाद एंड लाइन लिख सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन के अंदर हम सारा काम कर सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक सेकंड, वो ये देखिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको कि ए की वैल्यू जाएगी और फिर एंड लाइन होगा, फिर बी की वैल्यू जाएगी, फिर न्यू लाइन होगी, फिर सी की वैल्यू जाएगी और फिर वही बात होगी। हम यहाँ पे भी एंड लाइन लिखेंगे, एंड लाइन होगी और फिर डी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं एक दफ़ा, हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दोबारा रन करते हैं और देखते हैं, एक सेकंड, दोबारा रन करते हैं। ओके, पहले हमारे पास जो वैल्यू आई वो ए की आई, इस ए की। उसके बाद एक लाइन जनरेट हुई, यहाँ पर एक लाइन का स्पेस आया, उसके बाद आ गया बी की वैल्यू।
उसके बाद सी की वैल्यू और उसके बाद डी की वैल्यू। तो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो ये ए की वैल्यू हम जो 10.1 जो हम ए के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये हमारे पास रैम के अंदर किस तरह स्टोर हो रही है, मेमोरी किस तरह मैनेज कर रही है, और ए किस तरह जाकर मेमोरी के पास जाता है और ये वैल्यू निकाल कर लाता है। हम ए टू जी समझ रहे होंगे। वो वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल हो सकती है, जिससे हमने डाटा टाइप्स के अंदर देखा था कि एक डाटा टाइप हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने देखा था कि डाटा टाइप जो होती है वो मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर हो रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक किसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए।